Good morning, each and everyone, student. Have a successful Saturday. प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने न्याय के आधुनिक रूप के बारे में पढ़ा। आधुनिक काल में न्याय की अवधारणा जो है उसके बारे में पढ़ा और मध्यकाल प्राचीन काल में न्याय की अवधारणा के बारे में हम पूर्व की क्लासों में पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय की अवधारणा। भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय की अवधारणा। भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय के बारे में क्या विचार दिए गए और कौन कौन से विद्वान हुए न्याय से संबंधित। तो भारतीय राजनीतिक चिंतन में विद्यार्थियों न्याय की बात की जाए तो सबसे पहली बात तो यह है कि भारतीय राजनीतिक चिंतन में भी न्याय जो है प्राचीन न्याय की भांति नैतिकता से जुड़ा हुआ है। नैतिक बातें न्याय से संबंधित की गई है, यानी भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय को सब धर्म से जोड़ के देखा गया। भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय को सब धर्म से जोड़कर देखा गया। तो पहली बात तो भारतीय न्याय की अवधारणा में न्याय को सब धर्म से जोड़ा गया। किससे जोड़ा गया? सब धर्म से जोड़ा गया। सब धर्म का मतलब नैतिकता से है, जो व्यक्ति का धर्म है उस धर्म को निभाए। और दूसरी बात करें तो भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय को कर्तव्य पालन से जोड़ा गया। न्याय को कर्तव्य पालन से जोड़ा गया। सब धर्म का पालन भी करना है। जैसे प्राचीन भारतीय समाज में जो वर्ण व्यवस्था थी, पूरा समाज 4 वर्ण में बटा हुआ था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इन 4 वर्णों में जैसे ब्राह्मण का धर्म है वो ब्राह्मण अपना धर्म का पालन करे, क्षत्रिय का धर्म है वो अपने धर्म का पालन करे, जैसे देश की सेवा करना। तो इस प्रकार से जो प्राचीन न्याय है उससे भारतीय न्याय की अवधारणा जुड़ी हुई है। न्याय को सब धर्म से जोड़ा गया और साथ साथ में न्याय को किससे जोड़ा गया? कर्तव्य पालन से जोड़ा गया। तीसरी बात, कर्तव्य पालन से जोड़ा गया और साथ साथ में जो पश्चिमी न्याय है उस पश्चिमी न्याय में न्याय की व्याख्या राजनीतिक और सामाजिक आधार पर की गई। न्याय का राजनीतिक और सामाजिक स्वरूप सामने आया, जबकि भारतीय न्याय में भारतीय
भारतीय न्याय की अवधारणा में न्याय के कानूनी रूप को भी स्वीकार किया गया। तीसरी बात हम कह सकते हैं, न्याय के कानूनी रूप को भी स्वीकार किया गया। न्याय के कानूनी रूप को भी स्वीकार किया गया। साथ साथ में भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय की निष्पक्षता पर बल दिया गया। न्याय की निष्पक्षता पर बल दिया गया। यानी न्याय जो है वो निष्पक्ष तरीके से सभी पर सही तरीके से कानून लागू होने चाहिए। न्याय की दृष्टि में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो न्याय की निष्पक्षता पर भी भारतीय राजनीतिक चिंतन में, न्याय की अवधारणा में न्याय की निष्पक्षता पर भी बल दिया गया। और प्रमुख विद्वान भारतीय राजनीतिक चिंतन में जिन्होंने न्याय के बारे में बताया, कौन कौन से विद्वान थे? तो विद्वानों की बात की जाए विद्यार्थियों, तो विदुर, भारद्वाज, सोमदेव, कौटिल्य, शुक्र, बृहस्पति, ये प्रमुख विद्वान थे विद्यार्थियों, जिन्होंने भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय के बारे में कहा गया, न्याय का उल्लेख किया। तो कौन कौन है? सोमदेव, विदुर, भारद्वाज, सोमदेव, विदुर, भारद्वाज, बृहस्पति, शुक्र, कौटिल्य आदि। अब एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय की अवधारणा देने वाले प्रमुख विद्वानों के नाम लिखिए। तो सोमदेव, विदुर, भारद्वाज, बृहस्पति, शुक्र, कौटिल्य, ये विद्वान है विद्यार्थियों जिन्होंने भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय के बारे में बताया। तो इस प्रकार से प्रमुख विद्वानों के नाम की बात करें तो ये विद्वान सामने आते हैं। अब जो न्याय हमने पढ़ा, ये भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय पढ़ा। इनसे पहले जो प्राचीन, मध्यकाल, आधुनिक काल, प्राचीन समय में जो प्लेटो, अरस्तु का न्याय है वो पश्चिमी न्याय के अंतर्गत आता है, न्याय की पश्चिमी अवधारणा के अंतर्गत आता है। तो एक बात हमारे सामने आती है कि भाई ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि न्याय की भारतीय अवधारणा तथा पश्चिमी अवधारणा जो प्लेटो, अरस्तु से जुड़ी हुई है, इन दोनों अवधारणाओं में क्या समानताएं हैं और क्या असमानता है? तो इनकी बात करें विद्यार्थियों, न्याय की भारतीय अवधारणा, न्याय की भारतीय अवधारणा व पश्चिमी अवधारणा में
इक्विलिटी व इनइक्विलिटी, समानताएं व असमानता। यानी न्याय की जो हमने भारतीय अवधारणा पढ़ी, पहले हमने प्राचीन अवधारणा पढ़ी, इसमें प्लेटो वस्तु, वो पश्चिमी अवधारणा में लेकर आते हैं। इन दोनों में हमें क्या समानता नजर आई और क्या असमानता नजर आ रही है? तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे विद्यार्थियों समानता। समानता समानताओं की बात करें, भले वो न्याय की भारतीय अवधारणा हो, भले वो न्याय की पश्चिमी अवधारणा हो, पश्चिमी मान्यता हो, पाश्चात्य मान्यता हो, दोनों का आधार नैतिकता है। दोनों का आधार नैतिकता है। तो पहली बात, दोनों मान्यताओं का आधार क्या है? नैतिकता है। यानी भारतीय न्याय की अवधारणा भी नैतिकता पर आधारित है और पश्चिमी न्याय की अवधारणा भी नैतिकता पर आधारित है। यानी दोनों मान्यताएं जो है विद्यार्थियों, वो नैतिकता को महत्वपूर्ण मानती है। दूसरी बात, समानता की बात करें तो भले न्याय की भारतीय अवधारणा हो, भले न्याय की पश्चिमी अवधारणा हो, दोनों अवधारणाएं कर्तव्य पालन पर, दोनों मान्यताएं किस पर बल देती है? कर्तव्य पालन पर बल देती है। दोनों मान्यताएं कर्तव्य पालन पर बल देती है। दोनों मान्यताएं किस पर बल देती है? कर्तव्य पालन पर बल देती है। क्योंकि प्लेटो ने भी कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति अपना निश्चित कर्तव्य पालन करे और दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करे। तो इस प्रकार से भारत में भी, भारतीय न्याय की अवधारणा में भी कर्तव्य पालन को मुख्य माना गया है। तो भले पश्चिमी अवधारणा हो, भले भारतीय अवधारणा हो, दोनों मान्यताएं जो हैं किस पर बल देती है? कर्तव्य पालन पर बल देती है। तीसरी बात, दोनों मान्यताएं न्याय की निष्पक्षता पर बल देती है। न्याय की निष्पक्षता पर बल देती है। भले पश्चिमी अवधारणा हो, भारतीय अवधारणा हो, दोनों अवधारणा ये मानती है कि न्याय कैसा होना चाहिए? न्याय निष्पक्ष होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? न्याय जो है वो निष्पक्ष होना चाहिए। तो इस प्रकार निष्पक्षता की बात जो है भारतीय न्याय की अवधारणा भी मानती है और पश्चिमी न्याय की अवधारणा भी मानती है कि न्याय जो है वो निष्पक्ष होना चाहिए। चौथी बात जो हमारे सामने दोनों की समानता की बात करें तो ये ऊपर करके सामने आती है विद्यार्थियों, दोनों मान्यता ये मानती है कि कानून का उल्लंघन करने वालों को दंडित किया जाना चाहिए। अगर कानून का उल्लंघन करेंगे, उसको दंडित नहीं करेंगे तो अपराधियों में किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। इसलिए अपराधी प्रवृत्ति के लोग कानून का उल्लंघन करने वालों को दंड देने की बात, भले वो भारतीय राजनीतिक चिंतन की बात हो, भले पश्चिमी राजनीतिक चिंतन में न्याय की बात हो, दोनों मान्यता ये मानती है कि कानून का उल्लंघन करने वालों को दंड देने की बात, भले वो भारतीय राजनीतिक चिंतन की बात हो, भले पश्चिमी राजनीतिक चिंतन में न्याय की बात हो, दोनों मान्यता ये मानती है कि न्याय जो है वो निष्पक्ष होना चाहिए।
कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों को दंडित किया जाना चाहिए, ताकि समाज में एक उदाहरण पेश हो सके और समाज में एक व्यवस्था बनी रह सके। क्योंकि सब कानून के अनुसार चलेंगे तो ही व्यवस्था बनाई रखी जा सकती है, नहीं तो फिर अपनी अपनी ढपली अपने राज ऐसे गाना शुरू कर दिए तो फिर व्यवस्था कैसे बनी रहेगी। इस प्रकार से दोनों मान्यताएं कानून का उल्लंघन करने वाले, दोनों मान्यताएं कानून का उल्लंघन करने वालों को दंडित करने पर बल देती है। दोनों मान्यताएं कानून का उल्लंघन करने वालों को दंडित करने पर बल देती है। तो ये चार बातें हुई विद्यार्थियों, जो न्याय की भारतीय अवधारणा और पश्चिमी अवधारणा, इन दोनों अवधारणाओं में हमें क्या नजर आती है, समानताएं नजर आती है। कैसे? दोनों मान्यताओं का आधार नैतिकता है, भले वो पश्चिमी अवधारणा हो भले वो भारतीय अवधारणा हो। दोनों मान्यताएं ये मानती है कि कर्तव्य पालन पर बल दिया जाना चाहिए, और दोनों मान्यताएं ये मानती है कि न्याय जो है वो निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए। इसलिए विद्यार्थियों, भारतीय संविधान निर्माताओं ने हमारी न्यायपालिका पूरी स्वतंत्रता के लिए संविधान में कई प्रावधान किए गए हैं। दोनों मान्यताएं कानून का उल्लंघन करने वालों को दंडित करने पर बल देती है। ठीक है ना? दोनों मान्यताएं ये कहती है कि कानून का उल्लंघन करने वालों को दंड दिया जाना चाहिए, ताकि समाज के अंदर व्यवस्थाएं बनी रह सके। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, अगर न्याय की भारतीय अवधारणा और पश्चिमी अवधारणाओं में समानता की बात करें तो दोनों मान्यताओं का आधार क्या है? नैतिकता है। दोनों मान्यताएं कर्तव्य पालन पर बल देती है। दोनों मान्यताएं न्याय की निष्पक्षता पर बल देती है। दोनों मान्यताएं कानून का उल्लंघन करने वालों को दंडित करने पर बल देती है। ये बात हुई समानता की। अब असमानता की बात देखेंगे। अगर असमानताएं देखी जाए, हालांकि न्याय की भारतीय अवधारणा और पश्चिमी अवधारणा जो है, हमने ये समानता चली, अधिकतर बातें जो है समानता पर आधारित है, फिर भी कुछ असमानता नजर आती है। असमानताओं की बात करें तो पश्चिमी अवधारणा में न्याय की व्याख्या मानवीय गुणों के आधार पर की गई। किस आधार पर की गई? मानवीय गुणों के आधार पर की गई कि मानव में 3 प्रकार के गुण होते हैं, ठीक है ना? बुद्धि, साहस और तृष्णा। इस प्रकार से मानवीय गुणों के आधार पर व्याख्या की गई न्याय की, जबकि भारतीय चिंतन में न्याय की व्याख्या जो है वो किस आधार पर की गई? सब धर्म के आधार पर की गई। उत्तर यह समानता पश्चिमी अवधारणा में न्याय की व्याख्या मानवीय गुणों के आधार पर की गई। मानवीय गुणों के आधार पर की गई। मानवीय गुणों के आधार पर
की गई, जबकि भारतीय अवधारणा में भारतीय न्याय की अवधारणा में न्याय की अवधारणा में न्याय की व्याख्या सब धर्म के आधार पर की गई, सब धर्म के आधार पर की गई। यानी भारतीय न्याय की अवधारणा में सब धर्म पर अधिक बल दिया गया, वहां पर जो है मानवीय गुणों पर अधिक बल दिया गया। हालांकि आधार धर्मों का नैतिकता ही है, लेकिन यहाँ मानवीय गुण प्राथमिक है और यहाँ जो है सब धर्म को प्राथमिकता दी गई। दूसरी बात करें असमानता की, तो पश्चिमी अवधारणा में न्याय के राजनीतिक और सामाजिक रूप को स्वीकार किया गया, जबकि भारतीय न्याय में भारतीय सिस्टम में जो न्याय है इनकी व्याख्या कानूनी आधार पर की गई, यानी न्याय के कानूनी रूप को भी स्वीकार किया गया। तो पश्चिमी अवधारणा में न्याय के राजनीतिक व सामाजिक रूप को स्वीकार किया गया, राजनीतिक व सामाजिक रूप को स्वीकार किया गया, जबकि भारतीय न्याय की अवधारणा में न्याय के कानूनी रूप को भी स्वीकार किया गया, कानूनी रूप को भी स्वीकार किया गया। इस प्रकार से विद्यार्थियों अगर बात की जाए तो पश्चिमी अवधारणा में न्याय की व्याख्या किस आधार पर की गई, मानवीय गुणों के आधार पर, जबकि भारतीय न्याय की अवधारणा में न्याय की व्याख्या किस आधार पर की गई, सब धर्म के आधार पर की गई। दूसरा अंतर जो हमें दिखता है कि पश्चिमी अवधारणा में न्याय के राजनीतिक व सामाजिक रूप को स्वीकार किया गया, जबकि भारतीय न्याय की अवधारणा में न्याय के कानूनी रूप को भी स्वीकार किया गया। तो इस प्रकार से ये बात हुई विद्यार्थियों कि भारतीय न्याय की अवधारणा व पश्चिमी न्याय की अवधारणा में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं। अब बात आती है हमारे सामने कि प्राचीन न्याय की अवधारणा और आधुनिक न्याय की जो अवधारणा है, इन दोनों में क्या क्या अंतर नजर आ रहे हैं हमें। तो प्राचीन न्याय की अवधारणा में हमने ये प्लेटो, अरस्तु और ये भारतीय न्याय की अवधारणा पढ़ी, और आधुनिक न्याय की अवधारणा में हमने ह्यूम, जेरेमी बेंथम, जेम्स मिल और महत्वपूर्ण विचारक प्रकार जिनका नाम था जॉन रॉल्स। ठीक है, अब इनके आधार पर बात की जाए तो इन दोनों में क्या अंतर हमें नजर आता है। तो प्राचीन न्याय की अवधारणा व प्राचीन न्याय की अवधारणा
न्याय आत्मा का गुण है। जैसे प्लेटो ने भी कहा कि न्याय क्या है, आत्मा का गुण है। और आत्मा में कितने गुण पाए जाते हैं? 3 गुण पाए जाते हैं, विवेक, साहस और तृष्णा। तो इस प्रकार से अगर बात की जाए, प्राचीन न्याय की अवधारणा ये कहती है कि न्याय मानवीय आत्मा का गुण है। न्याय आत्मा का गुण है। न्याय आत्मा का गुण है। आधुनिक अवधारणा क्या कहती है कि न्याय आत्मा का गुण नहीं है, न्याय तो नियमों का पालन है। जैसे न्याय आत्मा का गुण है, ये हमने जो विद्वान पढ़े, किस विद्वान के अनुसार ये बात बोल करके सामने आती है? न्याय मानवीय आत्मा का गुण है। ये किसने कहा था? प्लेटो ने कहा। किसने कहा था? प्लेटो ने कहा था कि मानवीय आत्मा में 3 गुण हैं। तो इस प्रकार से न्याय जो है वो आत्मा का गुण है। ये कौन कहता है? प्राचीन न्याय की अवधारणा कहती है। और आधुनिक न्याय की अवधारणा क्या कहती है? न्याय नियमों का पालन है। न्याय क्या है? नियमों का पालन है। न्याय नियमों का पालन है। ये कभी किसका है? आधुनिक में हमने पढ़ा था पहला विचार, क्या नाम था? डेविड ह्यूम। क्या नाम था? डेविड ह्यूम, जिन्होंने कहा कि न्याय क्या है? नियमों का पालन है। और प्राचीन न्याय की अवधारणा में क्या कहा जाता है कि न्याय जो है वो किसका गुण है? आत्मा का गुण है। तो इस प्रकार से न्याय आत्मा का गुण है, न्याय नियमों का पालन। दूसरी बात करें, प्राचीन न्याय की अवधारणा में न्याय का आधार नैतिकता। न्याय का आधार क्या है? नैतिकता। मतलब न्याय जो है नैतिकता से जुड़ा हुआ है। और आधुनिक न्याय के विचार कहते हैं कि न्याय का आधार नैतिकता नहीं हो सकता। सिर्फ नैतिकता से काम चलने वाला नहीं है, न्याय का आधार कानूनी है। न्याय का आधार कानूनी है। ये दूसरा अंतर हुआ हमारा। तीसरी बात करें तो प्राचीन न्याय की अवधारणा में यह माना गया है कि संसाधनों का वितरण जो है वो समाज में योग्यता के आधार पर होना चाहिए। जबकि आधुनिक कह रहे हैं कि सिर्फ योग्यता के आधार पर नहीं। अगर योग्यता के आधार पर किया तो जो धनवान है वो तो अधिक संपत्ति कमाएगा, अधिक धन बढ़ाएगा अपने पास, और गरीब अधिक गरीब होता जाएगा। यानी प्राचीन न्याय तो कहता है कि संसाधनों का वितरण योग्यता के आधार पर होना चाहिए। संसाधनों का वितरण योग्यता के आधार पर होना चाहिए। जबकि आधुनिक क्या मानते हैं? संसाधनों का वितरण उपयोगिता के आधार पर होना चाहिए। यानी प्राचीन न्याय वाले जो हैं योग्यता पर अधिक बल देते हैं, जबकि आधुनिक वाले जो हैं उपयोगिता पर अधिक बल देते हैं। चौथी बात करें तो प्राचीन न्याय की अवधारणा जो है मानवीय सद्गुणों पर अधिक बल देती है। मानवीय सद्गुणों पर अधिक बल, मानवीय
या न्याय का आधार जो है मानवीय सद्गुण मानते हैं, जबकि आधुनिक वाले जो हैं वो सद्गुणों की तुलना में उपयोगिता पर अधिक बल देते हैं, उपयोगिता पर अधिक बल, यानी ये मानवीय सद्गुणों को नहीं मान करके उपयोगिता को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। विचारकों की बात की जाए, प्रमुख विचारक प्राचीन न्याय की अवधारणा में प्राचीन विचारक जो हैं हमने पढ़े, उनमें किन का नाम पढ़ा, मुख्य तौर पे प्लेटो व अरिस्टो, ये दो हमने प्राचीन न्याय की अवधारणा में पढ़े। और आधुनिक की बात करें तो प्रमुख विचारकों में किन का नाम पड़ा, डेविड ह्यूम, बेंथम, जे.एस. मिल और जॉन रॉस। ये हमने आधुनिक के अंतर्गत पढ़ा और ये विचार हमने प्राचीन न्याय के अंतर्गत पढ़ा। तो इस प्रकार से अगर विद्यार्थी देखा जाए तो प्राचीन न्याय की अवधारणा आधुनिक न्याय की अवधारणा में अंतर की बात करें तो इधर न्याय जो है इसका गुण माना गया है, आत्मा का गुण माना गया है, जबकि आधुनिक न्याय में न्याय नियमों का पालन है, जैसा कि डेविड ह्यूम ने बताया और यहाँ जैसा कि प्लेटो ने बताया। और प्राचीन न्याय जो है विद्यार्थियों वो नैतिकता पर टिका हुआ है, नैतिक बातें की गई है, मूल आधार नैतिकता है, जबकि आधुनिक न्याय का आधार नैतिकता नहीं है, यानी यहाँ कानून भी अपना काम करता है, आधार कानूनी माना गया है। यहाँ संसाधनों का वितरण योग्यता के आधार पर होना चाहिए, इस बात पर बल दिया गया, जैसा कि योग्यता के आधार पर अनुपातिक दृष्टि से किसने कहा था, न्याय का प्रकार हो गया था अरिस्टो ने। तो इस प्रकार से संसाधनों का वितरण जो है किस आधार पर होना चाहिए, उपयोगिता के आधार पर होना चाहिए, जैसे जेरेमी बेंथम, जे.एस. मिल ये थे। मानवीय सद्गुणों पर अधिक बल दिया, सद्गुण पर ही बल दिया गया प्राचीन न्याय की अवधारणा में। जैसे प्लेटो जो है 4 सद्गुण मानता है, प्लेटो जो है 4 सद्गुण मानता है। 4 सद्गुण कौन से, 3 तो आत्मा के गुण, बुद्धि, साहस और तीसरा तृष्णा और चौथा न्याय। तो इस प्रकार से प्लेटो सद्गुण कितने मानता है, 4 मानता है, जबकि सुकरात ज्ञान ही सद्गुण है और कोई सद्गुण नहीं है, ज्ञान ही सद्गुण है, ये कोटेशन जो है सुकरात का है। तो इस प्रकार सद्गुणों पर अधिक बल दिया गया, जबकि अरिस्टो जो है सद्गुण अनेक है ये बात मानता है। तो इस प्रकार से सद्गुणों पर अधिक बल दिया गया है और यहाँ पर आधुनिकता के अंदर उपयोगिता पर अधिक बल दिया गया है, भले बेंथम हो या जे.एस. मिल हो। प्रमुख विचारकों में हमने प्लेटो अरिस्टो पढ़ा, या प्रमुख विचारकों में डेविड ह्यूम, बेंथम, जे.एस. मिल, जॉन रॉस पढ़ा। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये हमारे प्राचीन न्याय की अवधारणा व आधुनिक न्याय की अवधारणा में अंतर हुए और भारतीय राजनीति चिंतन में न्याय पढ़ा, भारतीय राजनीति चिंतन व पश्चिमी अवधारणा में क्या समानता है क्या असमानता है ये पढ़ा। कल की क्लास में अंतिम टॉपिक हमारा रहेगा न्याय के विविध रूप, न्याय के विविध रूप, जिनके बारे में कल की क्लास में हम चर्चा करेंगे। और एक बात बताना चाहूंगा कि जो वर्तमान में 12th में पढ़ रहे हैं मदर तेरेसा नवोदय एकेडमी के स्टूडेंट हैं, उनके व्हाट्सएप नंबर अगर स्कूल में दिए हुए हैं
तो जैसे ही फर्स्ट चैप्टर पूरा होगा, फर्स्ट चैप्टर की पीडीएफ बनाकर आपके व्हाट्सएप नंबर पर फॉरवर्ड कर दी जाएगी। धन्यवाद।